हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक सवाल से करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई केस है जिस केस को लड़ने के लिए आपका वकील मना कर दे, तो आप किस हद तक उस वकील के खिलाफ जा सकते हैं? क्या आप एक झूठी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं उस वकील के नाम पे, जहां पे आप ये कहेंगे कि उस वकील ने आपके 2 साल की बच्ची का रेप कमिट किया? इस हद तक पहुंची एक महिला एक झूठे एफआईआर को करने के लिए केवल इस कारण क्योंकि उस वकील ने उसके केस को लड़ने से मना कर दिया था। और जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कितनी सख्ती के साथ यहां पे एक्शन लिया, ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और एक लेसन लेंगे कि फेक केसेस हमारी सोसाइटी को किस तरीके से करप्ट कर रहे हैं और हाई कोर्ट्स और हमारे देश की बड़ी कोर्ट्स इस पर क्या एक्शन ले रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और देखने और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। यह मामला मध्य प्रदेश रीवा का है, जहां पे डिफेंडेंट एक सीनियर एडवोकेट हैं जिनके ऊपर इल्जाम लगा पॉक्सो एक्ट के तहत। अगर आपको ना पता हो तो पॉक्सो एक्ट जो है वो तब लगता है जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र का बच्चा, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की, उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस करे। अब इस सिचुएशन में ये जो आरोप था सीनियर एडवोकेट साहब के ऊपर, वो लगाया एक महिला ने, जिसने एक एफआईआर दर्ज करवाई और ये बोला कि यहां पे जो ये सीनियर एडवोकेट साहब हैं उन्होंने उनकी बच्ची को, उनकी डॉटर को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। और ये जो एफआईआर थी ये भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज करवाई गई। लेकिन इस पूरे मामले को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में एफआईआर दर्ज क्यों हुई और यहां पे ये पूरा मामला था क्या। यहां पे आप देखेंगे कि जो पिटिशनर है, जो असल में इस वक्त कोर्ट पहुंचे थे, वो एक सीनियर एडवोकेट थे जो एक समय पे इस कंप्लेनेंट को, यानी कि वो महिला जिसने ये बोला कि सीनियर एडवोकेट साहब ने मेरी बच्ची का रेप कमिट किया, उसको रिप्रेजेंट करते थे किसी क्रिमिनल केस में। अब यहां पे जो कंप्लेनेंट है वो एक महिला है जो कि उस वक्त अपने उस एडवोकेट के ऊपर आरोप लगाती हैं जब उनके एडवोकेट ने उनके केस को लड़ने से मना कर दिया। इस चीज़ के टाइमलाइन को ज़रा देखिए तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ये बात है 27 सितंबर 2024 की, यानी कि तकरीबन आज से 1 साल पहले की। यहाँ पे जो एडवोकेट हैं वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को रेज करते हैं और ये कहते हैं कि अब वो इस महिला का केस नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा बहुत जगह पे स्पेकुलेट किया गया कि ये कहने के पीछे और ये करने के पीछे कारण ये था कि एडवोकेट साहब को ये पता चला कि ये जो महिला है ये दूसरे लोगों पे फेक केसेस करती हैं और ऐसा वो उनका एक अपना पैटर्न है और इस पैटर्न को वो सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस महिला का साथ देने से मना कर दिया। अक्टूबर 21, 2024 को, यानी कि तकरीबन 1 महीने बाद, ये जो कंप्लेनेंट है, यानी कि वो महिला जिसका केस लड़ने को मना किया गया था, वो एक लीगल नोटिस भेजती हैं उन वकील साहब को और बोलती हैं कि आप मेरे जितनी भी फीस है उसको रिफंड कीजिए। अभी तक उन्होंने कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस का चार्ज नहीं लगाया था, यानी कि कोई पॉक्सो जैसी चीज फ्रेम में नहीं आई थी। इसके बाद समय आता है नवंबर 30, 2024 का, जहां पे जो महिला है वो काफ़ी कंप्लेंट्स करती हैं कि ये जो एडवोकेट साहब हैं ये मॉडेस्टी को आउटरेज कर रहे हैं। इसके बाद दिसंबर 20, 2024, यानी कि तकरीबन उस पूरे मामले के 3 महीने बाद तक वो इस बात का आरोप लगाती हैं कि ये जो एलिगेशन है वो लगता है कि उनकी एक 2 साल की बच्ची है जिसका ये सीनियर एडवोकेट साहब ने क्या किया, हाई कोर्ट के अंदर रेप कमिट किया, एक 2 साल की बच्ची का। अब यहाँ पे मानने वाली बात यह है कि अगर स्टार्टिंग में आप कभी भी कोई ऐसा आरोप सुनेंगे तो आप इसको बहुत सीरियसली लेंगे, क्योंकि कभी भी कोई माँ अपनी बच्ची के खिलाफ ऐसी बात बोल नहीं सकती, और स्पेशली जब वो बच्ची 2 साल की हो तो उसको लेके तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि कोई इंडियन मदर अपने डॉटर को लेके इस तरह की बात कहेगी, लेकिन ये बात कही गई। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद जून 11, 2025 को वो जो अभी तक तो उन्होंने कंप्लेन करी थी, केवल आरोप लगाया था। जून 11, 2025 को वो एक एफआईआर दर्ज करवाती हैं जहां पे वो ये बात एलिज करती हैं कि ये जो एडवोकेट है वो उनके घर रात में आया और उनकी बेटी के साथ रेप कमिट किया। अब इस पूरे मामले के बाद ये मामला पहुंचता है कोर्ट में। अब कोर्ट में जो बातें सामने आती हैं वो आपको और मुझे ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश को शॉक करके रख देंगी। यहाँ पे जब ये मामला कोर्ट पहुंचता है तो जो पिटिशनर की साइड है, यानी कि वो जो वकील साहब हैं, वो कोर्ट में ये कहते हैं कि ये जो एफआईआर है वो पूरी तरीके से गलत है और उसके साथ ही ये एफआईआर केवल और केवल उस महिला ने इसलिए दर्ज करवाई ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि आप सीसीटीवी की फुटेज देख सकते हैं जो मेरी अलाइबाई प्रूफ करता है। अलाइबाई का मतलब होता है कि मैं उस वक्त कहीं और था, और सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद कोर्ट को यह बात सच में पता चली कि वो महिला जिस दिन का आरोप लगा रही थी उस दिन तो वो वकील साहब दिल्ली में थे। पुलिस ने इनिशियली जो है उस कंप्लेंट को क्लोज किया, लेकिन एफआईआर को रजिस्टर करवा लिया गया था। स्टेट की तरफ से जो काउंसिल है, क्योंकि एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस था और क्रिमिनल केसेस में जो ये पूरा का पूरा मामला है वो स्टेट के जो वकील होते हैं वो डील करते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि इन्वेस्टिगेशन, उसके साथ ही साथ मेडिकल रिपोर्ट,
विटनेसेस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, हर चीज ये दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये टोटली एक फॉल्स कंप्लेन है। यानी कि ना केवल वो वकील के पास इस बात का प्रूफ था कि वो उस समय वहां नहीं थे, बल्कि उसके साथ ही साथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी यही बात पता चली। जब उस बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया तो वहां से भी ये बात पता चली, जो गवाह थे उनके स्टेटमेंट से भी यही बात पता चली, और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देखे गए वहां से भी यही बात पता चली कि वो वकील साहब तो उस महिला के पास गए ही नहीं थे। इसके बाद क्या होता है सर, कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, और ये ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा शॉकिंग है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में ये बात समझ में आई कि ये महिला ने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी उस महिला ने सेम टाइप के फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं जो कोर्ट ने इससे पहले डिसमिस किए हैं। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि अभी तक इस महिला के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब उस महिला के खिलाफ जो एविडेंस निकल के आए वो बहुत शॉकिंग थे। उस महिला के पति ने स्वयं इस बात को कंफर्म किया कि उनके घर पे कोई नहीं आया था जिसने उनकी बच्ची के साथ ऐसा कोई काम किया। साथ ही साथ जब ये मामला डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने जब दोनों व्यक्तियों का मेडिकल एग्जामिनेशन किया तो डॉक्टर ने मेडिकल एग्जामिनेशन में ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो ये बात बता पाए कि किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उस बच्ची के साथ ही साथ जो पड़ोसी थे और लैंडलॉर्ड थे उन्होंने भी इस बात को बताया कि इस महिला की एक पुरानी आदत है कि ये झूठी कंप्लेंट कराती है और लोगों को ऐसे केसेस में फंसाती है। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट्स आई उन्होंने भी इस पूरे के पूरे मामले को नकार दिया। अब आप देख सकते हैं कि अगर एक मां खुद इस बात को कहे कि उसकी 2 साल की बच्ची का रेप कमिट हुआ है तो हमारे लॉ हर एक लेवल पे जाके इस बात को चेक करता है कि कहीं से कोई भी पॉसिबिलिटी ना छूटे, चाहे आपने विटनेस की बात सुनी हो या फिर आपने डीएनए लेवल तक के टेस्ट कराए हो। लेकिन अगर हर जगह पे ये बात पता चल रही है कि वो महिला झूठ बोल रही है, और ऐसा वो पहली बार नहीं, इससे पहले भी बहुत बार कर चुकी है, तो ये एक सीरियस ऑफेंस है। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद कोर्ट साइड करती है 2 लीगल प्रिंसिपल्स को। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का भजन लाल का केस, जहां पे ये बोला गया था कि एफआईआर को क्वॉश किया जा सकता है, यानी कि एफआईआर को निरस्त किया जा सकता है अगर कभी भी वो मैलिशियस हो, फ्रिवलस हो, यानी कि गलत इंटेंशन के साथ फाइल करी गई हो। और उसके साथ ही साथ हाजी इकबाल वर्सेस यूपी का केस, जहां पे बोला गया था फॉल्स रेप एलिगेशन जो है वो अक्यूज के ऊपर सीरियस हार्म कॉज करते हैं और ऐसी सिचुएशन में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए। इसके बाद फाइनल डिसीजन आता है जो मुझे और आपको दोनों को काफी ज्यादा काम करेगा। बेसिकली यहाँ पे जो एफआईआर नंबर 225 थी 2025 की, और उसके साथ ही साथ जितनी भी प्रोसीडिंग्स की उन सबको खारिज किया जाता है। उसके बाद जो एसपी साहब है रीवा के, उनको तुरंत आदेश दिया जाता है कि उस महिला के खिलाफ एक्शन लिया जाए और सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट, क्योंकि उस महिला ने उस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो का एक्ट लगाया था, तो सेक्शन नंबर 22 पॉक्सो एक्ट का ये कहता है कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति गलत केस फाइल करता है पॉक्सो का तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उसके साथ ही साथ सर 240 और 248 बीएनएस के सेक्शंस के तहत फॉल्स इंफॉर्मेशन की अगर आप कभी भी क्या करें, रिपोर्टिंग करें और सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से करें तो इन सेक्शंस में आपके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। और एग्जैक्टली यही करने का आदेश दिया गया, यानी कि उस महिला के खिलाफ इंफॉर्मेशन भी दर्ज करवाई गई पॉक्सो के तहत, उसके खिलाफ कंप्लेंट भी हुई और साथ ही साथ कोर्ट ने अपनी लेवल से भी एक्शन लिया। और साथ ही साथ ये बोला कि सर आज के बाद से ये महिला कभी भी किसी क्राइम की कोई रिपोर्टिंग करेगी तो उसकी सबसे पहले एक प्रेलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक जांच होगी, उसके बाद ही कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, क्योंकि उस महिला का ये पैटर्न बन चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली न्याय मिला? क्योंकि हमें एक केस तो देखने को मिला जहां पे इस महिला के पुराने पैटर्न ने, इसके हस्बैंड ने, इसके पड़ोसियों ने, सीसीटीवी एविडेंस ने, हर चीज ने इसके बात का विरोध किया और हमें ये बात पता चली कि 2023 का केस था, 24 को आरोप लगा और 25 में ये मामला सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन मानिए कि अगर हमारे देश में ऐसे और भी महिलाएं हैं जो इस लेवल पे ऑपरेट करें कि वो अपने बच्चे तक को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इतने सीरियस एलिगेशंस में, जस्ट बिकॉज वो किसी से कोई छोटा मामूली सा बदला ले ले, तो क्या हर जगह पे इस तरह के एविडेंसेस मौजूद है जो इस चीज में लोगों को प्रोटेक्शन दे? ये एक सोचने वाली बात है। अब आपको इस मसले पे क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, 2 इंपॉर्टेंट बातें। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, अगर आप मुझसे कोई लीगल एडवाइस चाहते हैं या मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो सब मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पॉसिबल है। उसके साथ ही साथ इस वक्त अनअकैडमी शिक्षा का महा महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है, जहां पे हम आपको दे रहे हैं 60% का डिस्काउंट हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे, और उसके साथ ही साथ डबल वैलिडिटी, यानी कि आपने 1 साल का कोर्स अगर हमसे खरीदा 12 महीने का कोर्स तो हम आपको वो 60% ऑफ में देंगे। उससे भी इंटरेस्टिंगली अगर आपने 12 महीने का कोर्स खरीदा है तो हम इसको डबल वैलिडिटी के तहत 2 साल का कर देंगे, यानी कि 12 महीने प्लस 12 महीने। ये सेम चीज एप्लीकेबल है 18 महीने के कोर्स में भी, जो कि 18 महीने प्लस 18 महीने टोटल 36 मंथ्स का इसको सब्सक्रिप्शन बनाती है। तो इसको आप प्लीज मिस मत करिए और इसके लिए आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको एक हैंडफुल अपॉर्चुनिटी देता है अपनी लाइफ में अपने जजशिप के ड्रीम को गेन करने का। उसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे शिक्षा महोत्सव में हमारी ऊना एप्लीकेशन को ट्राई नहीं किया तो उसको भी ट्राई जरूर
जरूर कीजिए, क्योंकि एक ऐसी एप्लीकेशन है जो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये सभी के लिए ओपन है, चाहे आप अनअकैडमी के लर्नर हो या ना हो। आप इस एप्लीकेशन को ट्राई करके, इस ऊना की जो अल्टीमेट जो एक्सपीरियंस है उसको ट्राई करके अपने डाउट्स को वर्बली पूछ सकते हैं। अपनी 3-4 घंटे की क्लास को महज 15 मिनट का बना सकते हैं और उसके साथ ही साथ सीधे उसके साथ क्विज सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। यूपीएपीयू वालों को तो मेरी एक सिंपल सी बात ये कहनी है कि कल से हमारा ये जो ऑफर है और उसके साथ ही साथ ये जो हमारी बैच है वो शुरू हो चुकी है। तो यूपीएपीयू की तैयारी शुरू कीजिए ताकि आप हमारे साथ अपने यूपीएपीयू ड्रीम को पूरा कर सकें। और अगर इस वक्त आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी प्रोलॉन्ग प्रतिज्ञा बैच इस वक्त ऑलरेडी लाइव है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।